दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के एक दिवसीय चिंतन शिविर को में करने वाले अध्यक्षता, विचार और मंथन के बाद निकले नतीजों की समीक्षा के बाद सिफारिशों को लागू करने के तरीकों पर भी होना है विचार। चुनाव आयोग तक पहुंची महाराष्ट्र में एनसीपी के वर्चस्व की लड़ाई। शरद पवार और अजीत पवार दोनों ने पार्टी पर ठोका अपने अधिकार का दावा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जांजिबार दौरे पर। भारतीय नौसेना के जहाज त्रिशूल पर आयोजित समारोह में लिया हिस्सा। आईआईटी मद्रास की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर होने के बने गवाह। बेंगलुरु में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्र के प्रतिनिधियों की चौथी बैठक आज से। 2 दिन की बैठक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष एजेंसियों की जिम्मेदारी और अभियानों में समन्वय पर होगी चर्चा। विश्व चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में प्रियांश और अवनीत कौर ने जीता स्वर्ण। रिकर्व मिक्स टीम इवेंट में रिद्धि पार्थ और मिश्रित कंपाउंड में मानव और ऐश्वर्य शर्मा ने साधा कांसे पर निशाना। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को मिला आराम। यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा को पहली बार किया गया टीम में शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 से 8 जुलाई को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इन राज्यों में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 4 राज्यों के 5 बड़े शहर रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, वारंगल, बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी लगभग 50,000 करोड़ रुपए की करीब 50 परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। 7 जुलाई को वो पहले दिल्ली से रायपुर की तरफ प्रस्थान करेंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के विभिन्न 6 लेन खंडों की आधारशिला रखना शामिल है। रायपुर के बाद वो गोरखपुर जाएंगे, जहां वो गीता प्रेस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहाँ 3 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। उसके बाद गोरखपुर से प्रधानमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी जाने वाले हैं, जहां कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोननगर तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की नई लाइन का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री वाराणसी जौनपुर के 4 लेन चौड़ीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट के नवीनीकरण का भी शिलान्यास करेंगे। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री वाराणसी से तेलंगाना के वारंगल तक यात्रा करेंगे। यहां वो नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के प्रमुख खंडों सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री NH 563 के करीमनगर वारंगल खंड की 4 लेनिंग की आधारशिला रखने वाले हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री वारंगल से बीकानेर जाएंगे। यहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के विभिन्न खंडों को समर्पित करेंगे। वो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण के लिए अंतर राज्य ट्रांसमिशन लाइन को भी समर्पित करेंगे।
प्रधानमंत्री बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखने वाले हैं। तो ये तमाम कार्यक्रम हैं अहम, जब प्रधानमंत्री 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों का दौरा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 7 जुलाई को यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री वाराणसी भी जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर खासा उत्साह का माहौल है। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर गौतम ने प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर लोगों से बात की है। आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री की रैली है, जनसभा भी कह सकते हैं, कहते भी हैं। उसकी खासियत यह है कि वो काशी में हो रही है। प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र में, काशी में तो उत्साह है ही, काशी के बाहर के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी उत्साह है। और ये लोग हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे, जनसभा में, रैली में ये लोग पहुंचेंगे अपने साथियों के साथ। हम सभी प्रधानमंत्री जी को लेकर हमेशा ही बहुत उत्साहित रहते हैं। ये बहुत गर्व की बात है कि काशी के सांसद ही हम देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरी चारों तरफ सभी लोग इस कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साहित हैं और लोग अपने अपने साधनों के द्वारा जो भी है, गांव से गरीब किसान सब अपनी अपनी व्यवस्था से वहां जाने के लिए उत्साहित है। बराबर हम लोग साथ में रहते हैं, आ रहे हैं, उनके कार्यक्रम में हम लोग जुटेंगे। पूरे विश्व में जिस नेता का नाम हो, उस नेता का अगुवाई हम लोग साथ मिल के जो है कर रहे हैं। उस यहाँ बनारस के सांसद हैं, इससे बड़ा हम लोगों को खुशी क्या होगा। और हर चाहे किसी धर्म का रहने वाला हो, सब मानता है, सब जुड़ता है और सब देखिएगा उस रैली में रहेंगे लोग। बाबा विश्वनाथ की नगरी में पावन पर्व सावन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। और लगातार प्रधानमंत्री जी की जो भी सभा बनारस में रही है, आप लोगों ने देखा है कि काशीवासियों ने किस तरीके से आदरणीय जी का स्वागत किया है। मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे देश के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी 41वीं बार आ रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री पूरे देश का, मैं भारत देश की बात कर रहा हूं, कि आज तक अपने संसदीय क्षेत्र में 41वीं बार क्या, वो 30 बार भी, 20 बार भी नहीं गया होगा, जहां तक मुझे अंदाजा है। और मैं बहुत खुश हूं। अब मेरे जैसे हजारों नौजवान, करोड़ों युवाओं बहुत खुशी और हर्षोल्लास है उनको। जब वो आते हैं तो एक पर्व जैसा माहौल बन जाता है। सारे धर्म के लोग स्वागत करेंगे, उत्साह है इनमें। और सबसे बड़ी बात, कार्यकर्ताओं को यह तक याद है कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में कितनी बार आए हैं। यह है लगाव इनका, यह है उत्साह और यह है प्रेम अपने नेता से, अपने सांसद से, अपने प्रधानमंत्री से। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के 1 दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता करने वाले हैं। रक्षा मंत्री विचार मंथन सत्रों के निष्कर्षों की समीक्षा करेंगे। इन विचार विमर्शों से प्राप्त सिफारिशों को लागू करने के तरीकों पर भी चर्चा होनी है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, रक्षा सचिव गिरधर अरमाने और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में भाग लेंगे। पिछले महीने रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, सैन्य कार्य विभाग, DSW और DRDO ने अलग अलग विचार मंथन सत्र आयोजित किए। इन सत्रों के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों और उत्पादकता बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। इन विभागों ने विभिन्न विषयों को रेखांकित किया था, जिन पर इन विषयों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के अधिकारियों को संबोधित किया और अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। और अब बात महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां एनसीपी की आपसी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। अजीत पवार और शरद पवार ने अपने अपने गुट की बैठकें कर अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की और दावा किया कि असली पार्टी वही है। लेकिन मामला अब चुनाव आयोग की दहलीज पर पहुंच गया तो विधायकों को अपने खेमे में करने की जोर आजमाइश जारी है। और इस बीच बदलते घटनाक्रम के बीच कांग्रेस और उद्धव गुट में भी बैठकों का दौर जारी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। एनसीपी बनाम एनसीपी, वर्चस्व की लड़ाई में पैतरे बदलते नेता। महाराष्ट्राचा एकच वादा, यशवंतराव चौहान केंद्र और MET बांद्रा बना पावर पॉलिटिक्स का केंद्र। तुम आगे बढ़ो। राजनीति में शह और मात के खेल में अपना पराया कोई नहीं होता।
फिर चाहे उसमें एक ही खून के लोग क्यों न शामिल हों। यह पहली और आखिरी बार नहीं है जब एक ही कुटुंब के लोग वर्चस्व की लड़ाई में आमने सामने खड़े हैं। चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार की लड़ाई आज इस स्तर पर पहुंच गई है कि तमाम मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। असली एनसीपी का कर्ता धर्ता कौन है, इसे लेकर वर्चस्व की लड़ाई चरम पर है। दोनों ही तरफ से दावे प्रतिदावे और अलग अलग धड़ों से जुड़े नेताओं के बयान हैं जो माहौल को गर्म बनाए हुए हैं। शरद पवार ने कहा है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह उनके पास है, वह कहीं नहीं जाएगा। जो लोग और पार्टी कार्यकर्ता उन्हें सत्ता में लाए वे सभी उनके साथ हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के समर्थकों ने यशवंतराव चौहान सेंटर के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। एनसीपी के दो फाड़ होने की बात से एक लड़ाई शरद पवार के सम्मान को लेकर भी हो रही है। इस बीच एनसीपी के नेता अजित पवार ने सत्ता संघर्ष के बीच निर्वाचन आयोग में पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर याचिका दायर की है। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से 2 दिन पहले 30 जून को निर्वाचन आयोग को इस बारे में एक पत्र लिखा था। सूत्रों के अनुसार बाद में एनसीपी के 40 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने मिलकर अजित पवार को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए शपथ पत्र दायर किया। इस बीच एनसीपी के शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को निर्वाचन आयोग को ईमेल कर इस बारे में अपना विरोध दर्ज कराया है। पाटिल ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर पार्टी के 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। हाल ही में अजित पवार सहित 9 विधायक एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। सूत्रों ने बताया है कि आयोग कानूनी प्रावधानों के अनुसार जरूरी कार्रवाई करेगा। अजीत दादा ने सही समय निर्णय लिया और हम सब कार्यकर्ता आपके साथ हैं। हर जिले से पदाधिकारी यहां आए हैं और उन्होंने अपना समर्थन दिया है। हम शिवसेना के साथ गए, हमने हर तरह की राजनीति देखी है। 30 तारीख को हमने एक साथ मिलकर अजीत पवार को राष्ट्र नेता चुना है। इधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पूर्व विधायकों के साथ बैठक की। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे 9 जुलाई से राज्य में यात्रा शुरू करेंगे। वह राज्य के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता राज्य में मुख्यमंत्री को बदले जाने की बात भी कह रहे हैं। जिस तरह से अजित पवार को लाया गया है कोई जरूरत नहीं थी। पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी हो गई थी बहुमत की। फिर भी अजित पवार जैसे सीनियर नेता को उनके साथ कुछ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया, उनका बार्गेन पावर खत्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों का यह भी कहना है कि सियासी ड्रामे के बाद शिवसेना शिंदे समूह में बेचैनी है। जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में राज्य में राजनीति के और भी कई रंग देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ मुंबई से शिशिर शेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह रायपुर में आज स्थानीय नेताओं के साथ और प्रदेश के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रायपुर का दौरा करेंगे। खबर विदेश मंत्री से जुड़ी हुई, जो कि तंजानिया की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। ज़ांज़ीबार वो पहुंच चुके हैं और यात्रा के दौरान वे उच्च स्तरीय बातचीत के अलावा भारत तंजानिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री तंजानिया के सांसदों के भारत मैत्री समूह के सदस्यों से मिलेंगे और भारत तंजानिया व्यापार बैठक का भी उद्घाटन करने वाले हैं। ज़ांज़ीबार पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। विदेश मंत्री ने ज़ांज़ीबार के प्रेसिडेंट से मुलाकात के बाद ट्वीट कर कहा कि ज़ांज़ीबार के प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन अली मिवनी से मिलकर खुशी हुई। भारत ज़ांज़ीबार साझेदारी के लिए उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। भारत ज़ांज़ीबार विकास, साझेदारी और रक्षा सहयोग ऐसे क्षेत्र हैं जिनके साथ वो करीब से जुड़े हैं। विदेश मंत्री ने दूसरा ट्वीट कर कहा कि आईआईटी मद्रास की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर होने का वो साक्षी बने और ये ऐतिहासिक कदम ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
विदेश मंत्री ने कल भारतीय नौसेना के जहाज त्रिशूल पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान तंजानिया रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों और भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति में उनका स्वागत किया गया। भारत और तंजानिया के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। जयशंकर की तंजानिया यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने वाली है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा आयोजित खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने खाद्यान्नों की खरीद और वितरण के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रशंसा की। पीयूष गोयल ने जन सेवाओं के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहकारी संघवाद की भावना से सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक नए चीनी एथेनॉल पोर्टल की भी शुरुआत की। इसके अलावा सम्मेलन के दौरान मोटे अनाज के विभिन्न उत्पादों को दर्शाने वाले मोटे अनाज की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान आयोजित अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्षेत्र के प्रतिनिधियों की चौथी बैठक आज बेंगलुरु में शुरू होगी। 2 दिवसीय इस बैठक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष एजेंसियों की जिम्मेदारियों और अभियानों में समन्वय पर चर्चा होनी है। बैठक का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी को सुधारना है। वहीं अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों के लिए सम्मेलन, पैनल चर्चाएं, द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। इसरो के इस बेहद महत्वपूर्ण मिशन में इनकैप्सुलेटेड असेंबली लॉन्च व्हीकल से इसे जोड़ दिया गया। इसरो ने इसकी जानकारी एक वीडियो पोस्ट कर दी है। बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किए जाने की तैयारी के तहत इसकी अनकैप्सुलेटेड असेंबली को इसके लॉन्च व्हीकल LVM-3 से जोड़ा गया। LVM-3 इसरो की ओर से ही विकसित किया गया 3 चरण वाला मध्यम लिफ्ट लॉन्च वाहन है। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की एक अनुमानित तारीख 12 से 19 जुलाई के बीच तय की गई। अगर सब कुछ ठीक रहा और चीजें योजना के मुताबिक हुई तो 13 जुलाई को इसके श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने की उम्मीद जताई गई है। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने हाल ही में कहा था कि मिशन लॉन्च करने के लिए जल्द से जल्द संभावित तारीख चुनी जाएगी। चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। इसरो के मुताबिक लैंडर में चंद्रमा पर एक निश्चित जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता है, जो अपनी गतिविधि के दौरान चंद्रमा की सतह पर अपने स्थान पर रासायनिक विश्लेषण करेगा। चंद्रमा की सतह पर प्रयोग करने के लिए लैंडर और रोवर के पास साइंटिफिक पेलोड्स होंगे। अमरनाथ यात्रा के दौरान बालटाल सोनमर्ग में 100 बिस्तर वाला DRDO अस्पताल में तीर्थयात्रियों और अन्य लोगों को हर तरह का इलाज मुहैया कराया जा रहा है। 1 जुलाई को पहलगाम और सोनमर्ग दोनों रास्तों से शुरू की गई अमरनाथ यात्रा पूरे उत्साह के साथ चल रही है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी खास रिपोर्ट। एक जुलाई से शुरू हुई बाबा अमरनाथ की यात्रा पूरी आस्था और उत्साह के साथ जोरों पर चल रही है। पिछले बार के मुकाबले इस बार यात्रियों की संख्या ज्यादा है। जम्मू कश्मीर की सरकार और प्रशासन ने इस बार श्रद्धालुओं के लिए कई ऐसे नए इंतजाम किए हैं जिसकी खूब चर्चा हो रही है। खास तौर पर उनकी सेहत को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उससे श्रद्धालु बेहद प्रभावित हैं। यात्रा के बालटाल बेस कैंप सोनमर्ग में 100 बेड के DRDO अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा के साथ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG समेत हर तरह के टेस्ट भी मुफ्त में हो रहे हैं। सिर की बीमारियां या फिर लंग्स की बीमारियां जो रहती हैं तो उसके लिए स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। कार्डियोलॉजिस्ट के साथ यहाँ पे पल्मोनोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है और बाकी ऑर्थोपेडिशन, क्योंकि इंजरीज भी बहुत होती है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अच्छी अवेलेबिलिटी है। सोनोग्राफी, एक्सरेज अवेलेबल है यहाँ पे। तो OPD सब टाइप के जो पेशेंट्स रहते हैं वो अवेलेबल। तो इट्स माय प्लेजर टू सर्व हियर एंड देयर आर द गुड फैसिलिटीज आर अवेलेबल। इस 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक DRDO अस्पताल को पिछले साल मरीजों की देखभाल के मकसद से बनाया गया था। अब इस अस्पताल की मदद से तीर्थयात्रियों, दुकानदारों, टेंट के मालिकों, मजदूरों, कुल मिलाकर हर विभाग के ऑन ड्यूटी कर्मचारियों समेत
सभी लोगों का अच्छा इलाज चल रहा है। हर फैसिलिटीज़ एक से एक मिली हुई है। एक्सरे करवा लीजिए आप, यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल अगर चेक करवाना है वो भी हो रहा है, वीपी शुगर जो भी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो यहाँ पे सब हो रहा है। बहुत अच्छा है इस सुविधा के लिए, आप इतना अच्छा कार्य कर रही हो, इतना अच्छा मतलब आप हॉस्पिटल है और 100 बेडों का है, ये मोदी जी के मैंने देखा, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लोकल कश्मीरी भी आए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे घोड़े वाला आएगा या कोई भी लोकल आ जाएगा, यात्री आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दुर्गम रास्ते में सांस से जुड़ी दिक्कतें ज्यादा होती हैं और यहाँ मौजूद इलाज ने सबका दिल जीत लिया है। कुछ साल पहले तक बालटाल बेस कैंप में एक छोटे अस्पताल के जरिए मरीजों को सिर्फ इमरजेंसी में या छोटा मोटा इलाज ही मिल पा रहा था, पर अब तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज नागपुर स्थित राजभवन में पीवीटीजी के सदस्यों के साथ संवाद करने वाली हैं। वो राजभवन में महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में भी भाग लेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मुंबई स्थित श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दोगुना कर दिया। अब इस योजना के लाभार्थियों को 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। ये निर्णय इस महीने की 11 तारीख से लागू हो जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि इस फैसले से राज्य के लगभग 1,78 लाख आयुष्मान भारत के जो कार्ड धारक हैं उन्हें लाभ होगा। बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार ने देश भर में गरीब लोगों को इलाज की मुफ्त सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। सितंबर 2018 में शुरू हुई इस योजना से आज करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी लाखों लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और इलाज की बेहतर सुविधाएं देने के लिए पिछले 9 वर्षों में कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए देश में आयुष्मान भारत योजना शुरू की है। सितंबर 2018 में शुरू हुई इस योजना में आयुष्मान कार्ड धारक व्यक्ति सरकार द्वारा सूचीबद्ध किसी भी सरकारी व निजी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा का लाभ ले सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कई लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना इलाज करवा चुके हैं और इसके लिए उन्हें किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना पड़ा है। मेरे को जी छाती में इन्फेक्शन और सांस की प्रॉब्लम है और मेरा पैर भी सुनना है, थोड़ा हो गया था, तो तब मैं एडमिट हुआ था। 23 तारीख से एडमिट हो जी। 23 मेरा आधार कार्ड बना जी, हेल्थ कार्ड बना ना जी। खर्चा मेरा कोई नहीं लग रहा सर, यहाँ पर कोई खर्चा, अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है, ऐसी बात नहीं है, कोई खर्चा नहीं लग रहा जी। झूठ के बोलना, सरकार के बहुत धन्यवाद है, इन डॉक्टरों को भी धन्यवाद है कहता हूँ। जो सरकार ने दी है बहुत अच्छी दी है। और पीठ में दर्द और खांसी, ये चीज कोई आया यहाँ पर 1 हफ्ता हो गया दाखिल किए हुए। मेरा जो है स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ है, उसके जैसे मेरा खर्चा कोई नहीं हुआ, भी फ्री हो गए। जो इलाज है मुफ्त हो रहा है। हम मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल्लू जिले में 77,547 कार्ड धारक हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागराज पवार का कहना है कि योजना के तहत बीते वर्ष 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लाभार्थियों पर खर्च की गई है। कुल्लू जिला में 4,92,800 पॉपुलेशन है। आयुष्मान भारत की बात करें तो हमारे पास 28,427 फैमिलीज हैं और उस 28,427 फैमिली के अगर हम देखें 77,547 आयुष्मान कार्ड हमारे बन चुके हैं कुल्लू जिला में। हमारी अगर किसी भी स्पेशलिटी की बात करें तो उनको बिल्कुल फ्री इलाज दिया जा रहा है जी। और कुल्लू हॉस्पिटल की या प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी पैनल हमारे पास हैं वो सभी फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी अगर हम पिछले साल के डेटा की बात करें तो हमने लगभग
1.5 करोड़ के ज्यादा के बेनिफिट इन लोगों को दिए हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार की ये योजना गरीब परिवारों के लिए बीमारी के समय वरदान बनकर सामने आई है। योजना से लाभ लेने वाले लोग मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने से खुश हैं और इस योजना को चलाने के लिए केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने दिल्ली विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति के आलोक में शिक्षा, अपेक्षाएं एवं संभावनाएं पुस्तक का लोकार्पण किया। क्या खास है प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत की इस पुस्तक में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। आप इस रिपोर्ट का आनंद लीजिए, पर हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस रीगल हॉल में प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत की नई पुस्तक भारतीय संस्कृति के आलोक में शिक्षा, अपेक्षाएं एवं संभावनाएं का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो पहले शिक्षा नीतियां आई वो सब खराब थी। उच्च शिक्षाविदों ने जो नीतियां बनाई उनके क्रियान्वयन में कहीं न कहीं दिक्कत हुई, क्योंकि उसके लिए जवाबदेही पक्की नहीं की गई थी। कोई भी शिक्षा नीति इतने पहले जो आए हैं वो सब खराब थे ऐसे कोई नहीं कह सकता। तो इसलिए शिक्षा नीति के बारे में बहुत उच्च शिक्षा विभूषित अनुभवी लोगों ने जो बनाया वो सारे होने के बाद भी उसके समस्या यह हुई कि क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई। लागू करने में प्रॉब्लम हुआ तो आप नीति कितने भी अच्छा बनाइए, अद्भुत भाषा में लिखिए, कई कल्पनाएं अवधारणाएं उसके अंदर आप रखिए, अल्टीमेटली द टेस्ट ऑफ ए बेस्ट पॉलिसी इज इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि मानवता पर संकट के कारण और निवारण दोनों ही विश्वविद्यालयों के अंदर हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी विश्वविद्यालय इस काम में लगे हुए हैं कि कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित किया जाए। ऐसे में ये पुस्तक सही समय पर प्रकाशित हुई है। उन्होंने कहा कि समझ की समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये एक सही समय पर सही पुस्तक आई है और हम सबको कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा। हम सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। मन में प्रश्न आता है कि जब शिक्षा सोचते हैं, बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है। तो सबसे जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, जो मुझे बहुत प्रिय, मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षा का मतलब है समझ की समझ को विकसित करना ही शिक्षा है। पुस्तक के लेखक प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत ने इस पुस्तक को सामान्य भाषा में लिखा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में जो एक वाक्य कहा गया है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के आलोक में ये शिक्षा नीति तैयार की गई है, इसी एक वाक्य के आसपास इस पुस्तक को लिखा गया है। प्रोफेसर राजपूत ने कहा कि मनुष्य जाति का अस्तित्व बचाने के लिए मनुष्यत्व चाहिए और उसी मनुष्यत्व के रास्ते के लिए नई शिक्षा नीति आई है। मैंने ये पुस्तक बनाई है, बड़ी सामान्य भाषा में है और नई शिक्षा नीति में जो एक वाक्य कहा गया है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के आलोक में यह शिक्षा नीति तैयार की गई है, इसी एक वाक्य के आसपास मैंने इसको बुनने की कोशिश की है। शिक्षा नीति वो जो मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान कर सके। मानव जाति का अस्तित्व खतरे में है, पृथ्वी का ही अस्तित्व खतरे में है। वैज्ञानिक अब उस पर शोध कर रहे हैं और इसका रास्ता क्या है, बचाने का रास्ता क्या है, वो है मनुष्यत्व। गौरतलब है कि प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत बीएचयू में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन के गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन हैं। प्रोफेसर राजपूत ने इस 227 पृष्ठों की पुस्तक को 43 अध्यायों में लिखा है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। गुजरात का